हाँ भाई, क्लास नोट्स। हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे थे, जिसमें से कि हमने 2 सवाल कर लिए थे। उसी सीरीज को अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चलिए अगले तरह। अभी आपके पास एक स्पेरिकल कुछ इस तरीके से है कि ये स्पेयर है। ये क्या है? स्पेयर। और यहाँ पर ये इस जोन में आपका मसाला भरा हुआ है। मतलब इस स्पेयर का जो टोटल रेडियस है दैट इज व्हाट R2, और इंटरनल रेडियस क्या है R1। मतलब एक R2 रेडियस के स्पेयर में से एक R1 रेडियस का स्पेयर कट करके निकाल दिया। ठीक है। और हमने क्या किया कि सोर्स और सिंक को इस तरीके से कनेक्ट किया कि जो हमारा सोर्स है वो यहाँ कनेक्ट हुआ और जो हमारा सिंक है वो यहाँ कनेक्ट हुआ। और हमें ये दिया हुआ है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट का यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगा। हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं हीट इस तरीके से बाहर की दिशा में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जो हीट है वो इस तरीके से बाहर की दिशा में फ्लो होगा। ये जो फ्लो है, इस फ्लो का एक नाम है। वो नाम क्या है? नाम बता देता हूँ, वैसे नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। दैट इज व्हाट रेडियल फ्लो। क्या है भाई? रेडियल फ्लो। ठीक है। क्योंकि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हीट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ठीक है। हमें यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड R equivalent between 1 and 2. R equivalent between the point 1 and 2. देखिएगा, ये जैसे हम सवाल देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किस तरीके का चैलेंज फेस हो रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपको फॉर्मूला ये याद होगा कि यार अगर रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूं तो दैट इज व्हाट L। ये याद है भाई? K इंटू E। तो लोगों ने कहा कि देखिए सर इस तरीके से रेडियल बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए जिस लेंथ को वो क्रॉस कर रहा है वो लेंथ कितनी है? R2 माइनस R1। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो सर L की वैल्यू हो गई R2 माइनस R1। K तो थर्मल कंडक्टिविटी है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां चैलेंज है, क्योंकि यहां पर जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है वो एरिया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये बात आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हीट ऐसे फ्लो हो रही है लाइक दिस। क्या इस तरीके का फ्लो है या नहीं? ये जो एरो बनाए हैं ये एरो हीट का दिशा बता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा एरिया होता है, तो आप कहते हैं ये वो एरिया होता है जो हीट फ्लो के क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां से सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाकर के वो एरिया बनाना चाहूं जिस एरिया को ये क्रॉस कर रहा है, तो क्या आप वो एरिया ड्रॉ कर पाएंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो वो कुछ इस तरीके का एक स्पेयर बनकर तैयार होगा। अरे हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पे r डिस्टेंस पर एक स्पेयर बना लिया।
लेकिन आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं, वो एरिया, जिस एरिया को ये हीट क्रॉस कर रही है, वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? देखो यहाँ का इसका एरिया कितना था जिसको क्रॉस किया, 4 पाई r1 स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या सभी लोग जानते हैं? पक्का? जब ये हीट बाहर की तरफ बढ़ रही है, क्या रेडियस बढ़ता जा रहा है? और अगर रेडियस बढ़ रहा है तो इसको जब क्रॉस करेगा तो इसका भी एरिया सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग। तो यहां पर ये जो एरिया है, ये एरिया लगातार बदल रहा है, मतलब ये आपका एक यूनिफॉर्म रॉड जैसा कंडीशन नहीं। तो हाउ टू अप्रोच सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मतलब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? मैंने क्या किया, यहां से r डिस्टेंस पे जाकर के एक थिन स्पेयर बनाया। क्या बनाया? थिन स्पेयर बनाया। क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग? देखते रहिए इसको। और मान लीजिए मैंने माना कि इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है? dr। ऐसे ऐसे थिन स्पेयर कितने होंगे यहाँ पर? कि यहां से यहां तक इनफाइनाइट होंगे। और आपको शायद ये भी बात समझ में आनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि समझ आ पा रही है या नहीं, कि यहाँ पे ये जितने भी स्पेयर्स हैं, ये सारे के सारे स्पेयर सीरीज में कनेक्टेड होंगे, सारे के सारे स्पेयर सीरीज में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जितनी हीट इस स्पेयर को क्रॉस करेगी, आगे अगर इससे बड़े रेडियस का स्पेयर बना दूं, क्या उसको भी सेम अमाउंट ऑफ हीट क्रॉस करेगा? तो मैं ये कह सकता हूं, इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं, ये अगर आपके पास एक थिन सा शेल है, इसका रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, एल एल होता है वो लेंथ जो क्रॉस किया, जब वो यहां से यहां गया, कितनी लेंथ क्रॉस करी? हाँ, डी आर अपॉन के। जिस एरिया को हीट क्रॉस कर रही है उसका सरफेस एरिया कितना है? कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। अरे समझ आया कि नहीं आया? दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है? r है। लेकिन ऐसे स्फीयर बहुत सारे हैं, सभी का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल करके क्या समेशन कर देना चाहिए? समेशन करने का मतलब क्या होता है? हाँ, इंटीग्रेशन। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूं? और जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? r1 से लेकर के r2 तक। क्या मेरा आंसर आ जाएगा? इसके बाद तो मैथ से अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है 1/4 पाई के, इंटीग्रेट करना है r की पावर -2 dr। क्या आपको इसको इंटीग्रेट करना आता है भाई? कर पाओगे? जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप खुद देखिएगा एक्सप्रेशन, ये आपका बनेगा 4 पाई के 1/r1 माइनस 1/r2, जिसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई के r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1 अपॉन, ये क्या कर रहा हूँ, 1/4 पाई के r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। दिस इज द r, दिस इज द r। सोचिए आराम से, हो सकता है कि पहली बार करें तो एकदम से स्ट्राइक ना करें, लेकिन आदत बनाइए ऐसे प्रोफाइल की क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है या बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करना है। मैंने कहा जस्ट गो विथ फंडामेंटल। आप देखिए एल अपॉन के ए होता है, हीट फ्लो की दिशा में जाने पर एरिया बदल तो नहीं रहा। अगर एरिया बदल रहा है लगातार तो आपको क्या करना चाहिए? एक एलिमेंट का आप कैलकुलेट करें और उस एक्सप्रेशन को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। दिस इज द फंडामेंटल वे। क्या कुछ समझ में आया? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी पार्ट ये पूछ लिया जाता है डी क्यू बाई डी टी, तो ये तो बहुत ही आसान है। आर इक्विवेलेंट पता है तो सीधे सीधे लिख देते T1 माइनस T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? तो यहां से इस वैल्यू को पुट करके क्या हम आंसर तक पहुंच सकते हैं? ये बताओ कि कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है कि हमने क्यों इंटीग्रेट किया है? क्या ये पूरा इंटीग्रेशन समझ में आया? ये वाला टर्म कैसे लिखा है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अगर आ गया है तो बिना देखे करो खुद से, ठीक है? कोशिश करो, देख करके क्या करोगे, ट्राई करो बिना देखे कि किस तरीके से किया होगा, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है।
इससे फायदा मिला कि सारे ऐड कर दिए सीरीज में, तभी तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। ये क्या किया है? समेशन। समेशन का मतलब क्या? सबको डायरेक्टली क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐसा ऐड इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि सारे क्या है? सीरीज में। अगर पैरेलल में होते तो क्या इस तरीके से ऐड कर पाते? नहीं कर पाते। उस केस में dr को इंटीग्रेट करते हैं 1/dr को, 1/dr को। आदत बनाइए ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, क्योंकि 12th में जाकर के जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे वहां पे भी लगभग यही सेम प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको दोबारा से फेस करने को मिलेंगे। ठीक है। White light is a combination of all the colors. Vivier. चलिए भाई, नोट कर लिया है क्या? अच्छा, देख देख के नोट कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल करेंगे। अच्छा, एक बात बताना, चलो पूछ ही लेते हैं। अगर यहाँ पे आपसे ये बोला जाता टी वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, किसका ग्राफ ड्रॉ करो? टी वर्सेस एक्स का, इस वाले केस में, तो कैसा ग्राफ बनता? जस्ट थिंक अबाउट इट। स्ट्रेट लाइन बनता या कुछ और बनता? और अगर जो बनता तो क्या बनता? एक बात बताइए, स्टडी स्टेट में डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है? नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि वो मुझे पता है क्या देगा। ठीक है, मैं ये पूछना चाहूंगा डी क्यू बाई डी टी क्या हर स्पेयर से सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा या अलग अलग होगा? क्या ये बात मानते हैं? क्या डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू हर स्पेयर से सेम होगी? क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? स्टडी स्टेट की। वंडरफुल, ये हर जगह से सेम होगा। के की वैल्यू हर जगह सेम है अलग अलग है? सेम है अलग अलग है? वंडरफुल। एक बात बताइएगा मुझे फटाफट, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करने पर एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या एरिया बढ़ रहा है? अगर एरिया बढ़ रहा है, लेकिन ये वाली चीज क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, जे भी क्या है तुम्हारा बेटा? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। एरिया की वैल्यू क्या हो रही है? क्या एरिया की वैल्यू इंक्रीज कर रही है? और तुम कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो बताना दिमाग लगा करके, तभी कांस्टेंट रह सकता है जब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? क्या घटनी चाहिए भाई? तो इसका मतलब सोर्स से सिंक की तरफ मूव करने पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? dt बाई डी एक्स क्या बताता है? स्लोप। क्या बताता है? स्लोप। अगर अपन लोग देसी भाषा में बात करें तो स्लोप क्या है? ढलान। स्लोप क्या है? ढलान। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि स्लोप घट रहा है, तो हम कहेंगे ग्राफ पे जो ढलान है वो बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। मतलब साइकिल चलाना तुम्हारे लिए आसान हो रहा है, मुश्किल हो रहा है? आसान हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो अगर कोई मुझसे बोले कि ग्राफ ड्रॉ करिएगा, तो देखिएगा ध्यान से, सीख लेना अभी, नहीं तो आगे जाकर के तकलीफ होगी फिर। टी वर्सेज एक्स, यहाँ का टेम्परेचर T1 और यहाँ का टेम्परेचर T2। ठीक है, यहां से हमने मूव करना शुरू किया है। एक मिनट, यहां से यहाँ पे रेडियस क्या था? R1, और मूव कहां तक करके गए? जहां पे रेडियस क्या था? R2। इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना था? T1। यहां से ग्राफ शुरू होगा, और पता है ये ग्राफ कैसा बनेगा? देखिएगा ध्यान से, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, लाइक दिस। अगर आप ये देखें, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। अंग्रेजी में बोले तो स्टीपनेस बोलते हैं। ज्यादा अंग्रेजी का वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। ठीक है, अपने देसी भाई बंधुओं के लिए सिंपल सी बात है, अगर dt बाई डी एक्स घट रहा है तो इस ग्राफ की जो ढलान है, क्या है? ढलान। ये ढलान जो है घट रही है। एक बात बताना, नीचे साइकिल चलाना आसान है, ऊपर? नीचे आसान है। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर कोई मुझसे ये बोलता dt बाई डी एक्स बढ़ रहा है, dt बाई डी एक्स बढ़ रहा है, देखो तीन कंडीशन हो सकती है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे जाकर खून मत पीना। dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, स्ट्रेट लाइन। कैसे ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अरे देखा था? कहां देखा था?
स्टेडी स्टेट नहीं, यूनिफॉर्म रॉड। कौन सी रॉड? क्या ये ट्रांजिएंट है? कौन से में देखा? यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो ऐसा ग्राफ बनता है, क्योंकि दुनिया में एक ही कर्व ऐसा है जो स्ट्रेट लाइन है। दुनिया में एक ही कर्व ऐसा है जो मेरी तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या ये बात क्लियर है भाई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर dt बाई डी एक्स घट रहा है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर dt बाई डी एक्स की वैल्यू घट रही है, आराम से सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, इस ग्राफ का स्लोप घट रहा है। मैग्नीट्यूड देखते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड। अगर dt बाई डी एक्स बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। यहां से चलना शुरू करो। शुरुआत में ढलान ज्यादा है या कम है? अगर ढलान ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा लगेगी कम? अगर मेहनत ज्यादा लगेगी तो स्लोप ज्यादा है कम? क्या गरीबों को याद हो गया क्या? इसका मतलब इस वाले ग्राफ में dt बाई डी एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो याद रखना है, तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो dt बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, या घट रहा होगा, या फिर बढ़ रहा होगा। तो इन तीनों में से ही कोई एक ग्राफ बनेगा। क्या ये बात याद रहेगी? आज के बाद अगर तुमसे कोई ग्राफ बनाने को बोल दे, क्या रायते की तरफ फैल जाओगे? क्या सॉल्व कर पाओगे? तो जल्दी से नोट डाउन करें फटाफट। ये कहीं खोपचे में लिख लेना, वो क्या जो बताया, जो एक सवाल मैं कर चुका हूं, अगला सवाल आपके लिए। देखिए क्या है, हैं? ये एक सिलेंडर है जिसमें मसाला कहां से कहां भरा हुआ है। ऐसा सिलेंडर कल बनाया था? क्या बात कर रहे हो, बनाया था? पक्का? ओके। यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर जनाब एक कैविटी। क्या है? कैविटी। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये सिलेंड्रिकल कैविटी क्या सभी को दिखाई दे रही है? ओके। कल जब हमने सवाल ये किया था तो आपको शायद याद हो कि मैंने सोर्स और सिंक को इसके बीच में कनेक्ट किया था, और आपने हीट फ्लो ऐसे कराया था, और सबने पहली बार में सही आंसर दिया था। अरे याद है? आवाज नहीं निकल रही क्या? तबीयत खराब है क्या? क्लियर है ये बात? तो लेकिन आज मैंने क्या किया, इस वाले को T1 कर दिया, मतलब अंदर वाली सरफेस का टेम्परेचर T1 और बाहर वाली सरफेस का टेम्परेचर T2। मतलब यहां पर बहुत हाई टेम्परेचर है और बाहर लो टेम्परेचर है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। क्या लगता है हीट कैसे फ्लो होगा? क्या इस तरीके से रेडियली बाहर की दिशा में फ्लो होगा? अरे मानते हो? तो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हुआ। सिलेंडर की लेंथ मुझे एल दी हुई है। सिलेंडर की लेंथ कितनी दी हुई है? एल दी हुई है। फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन 1 एंड 2। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताएं जल्दी से, 0.1 और 2 के बीच में। इस बार कर देना, और ना हो तो बैग उठा के क्लास से बाहर चले जाना। हाँ, क्या 4 की जगह? वंडरफुल, काफी सारे लोग आंसर निकाल चुके हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई, एक नंबर।
लास्ट 1 मिनट। हाँ तुम बेटा ड्राइंग करते रहो। नहीं नहीं तुम्हें डायग्राम बनाओ तुम अच्छे से। आओ आखिरी दिन तो वैसे भी प्रसाद लेना बनता। मतलब ऐसे सजावट कर रहा है, गिन गिन के बना रहा है जैसे यहीं से एकदम से फूल निकलेंगे अभी। सॉल्व कर जल्दी सॉल्व। लास्ट 30 सेकेंड्स। क्या आ रहा है देखा ना क्या किया तुमने ये? क्या चल रहा है जी? अच्छा ठीक है सही है। 2 पाई r इंटू, देखा ना क्या लिखा है? एल कहाँ गया है? कहाँ? कहाँ है एल? ये एल है? ये एल इन की एल? एल है ये तो। एल इन कहाँ है? नहीं नहीं एल लेंथ लेंथ। क्या लग रहा है कर पाओगे? जुलूस निकाल देंगे यहीं पे, बता रहे हैं गधे पे बिठा के। जल्दी निकालो। भैया नहीं दिखाई दे रहे आज। आज बीच बीच में मामला खाली कैसे बैठे हुए? चलिए समय समाप्त। देखिए यहाँ पे जो हीट का फ्लो है, पहले तो आप हीट के फ्लो को समझने की कोशिश करें। क्या हीट का फ्लो इस तरीके से रेडियली बाहर की दिशा में हो रहा होगा? अरे हाँ या ना में जवाब देना। देखिए सभी लोग समझने की कोशिश करें। एक बार फिर से कोशिश करूंगा समझाने की, समझ पाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या इस तरीके से हीट का फ्लो हो रहा होगा? क्या इस तरीके से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है? आप एक बात समझ पा रहे होंगे, जैसे जैसे हीट बाहर की तरफ आ रही है, वो एरिया जिस एरिया को वो क्रॉस कर रही है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस बार वो सरफेस एरिया 4 पाई r² नहीं होगा, क्योंकि स्पेयर नहीं है, क्या है? सिलेंडर। और सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया आप मुझसे पूछें तो 2 पाई r इंटू एल होता है। क्या होता है? 2 पाई r इंटू एल। क्या मानते हो? तो क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं? क्या जैसे जैसे हीट बाहर की दिशा में आ रही है सरफेस एरिया बढ़ता चला जा रहा है? तो यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे सबसे पहले एक एलिमेंट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एलिमेंट। बताइए यहाँ पे एलिमेंट की शेप क्या होनी चाहिए? क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, हाँ क्या, आइसक्रीम, ट्रायंगल? यहां पर जो आप एलिमेंट लें, क्या वो एक सिलेंडर लेना चाहिए? ये ले लिया भाई सिलेंडर। और इस सिलेंडर की जो थिकनेस है, समझने की कोशिश करिएगा, उस थिकनेस को मैंने ले लिया कितना? डी। मान लीजिए आर रेडियस का एक सिलेंडर लिया स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस मान ली डी आर। क्या आप मुझे इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस बता पाएंगे? बताइए क्या लिखेंगे? छोटा सा सिलेंडर है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा? छोटा है बहुत ज्यादा? जिस लेंथ को क्रॉस कर रहे हैं वो लेंथ कितनी है? डी आर बटे के इंटू ए। लेकिन ए क्या लिखेंगे? 2 पाई r इंटू एल। क्या ये बात समझ आ गई? मेरे हिसाब से इस एलिमेंट का आ चुका है। इसके बाद तो सिर्फ मैथ्स है। क्या है? मैथ। इसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाती है। अगर यहां तक लिखना नहीं आया तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं समझाने की, लेकिन इसके बाद समझाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब हमें इसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? R2 से R1। क्या भाई इंटीग्रेट करते हैं? तो देखिएगा जो कांस्टेंट है वो सारे टर्म बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई k l इंटीग्रेशन में बनेगा क्या? 1/r का इंटीग्रेशन आता है। क्या लिखें? r की पावर n+1/n+1। बताओ बताओ। हाँ क्या पक्का भाई? क्या इसके इंटीग्रेशन में हर जगह ln है भाई? आगे भी और पीछे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो R2 से R1 जल्दी से इंटीग्रेट करें तो बताइए क्या आ रहा है आपके पास? ये आ रहा था आंसर। जिसका नहीं आया हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या घर जाके दोबारा करना होगा क्या?
क्या आज के बाद इस तरीके के सवाल आ जाएंगे देखते ही छोड़ देंगे क्या? क्या फैल जाओगे क्या रायते की तरह? चलिए अगला सवाल। देखिए एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेकिन इस रॉड के साथ एक लोचा है, वो क्या है वो समझिएगा। अगर आप यहाँ इस सोर्स के x डिस्टेंस दूरी पर अगर आप मुझसे k का वैल्यू पूछे तो k का वैल्यू है k0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x। क्या ये यूनिफॉर्म रॉड है या नहीं है? क्यों भाई? k का वैल्यू क्या पोजीशन के साथ बदल रहा है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको हमने कनेक्ट किया, हमसे पूछा गया फाइंड a पार्ट, r इक्विवेलेंट, b पार्ट हमसे पूछा गया dq बाई dt, और c पार्ट हमसे पूछा गया टेम्परेचर वर्सेस x का ग्राफ। क्या मैं यहां पर r निकालना अगर चाहूं तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूं अभी? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो बिल्लू एकदम से पूछता है कि सर आप के किसका लिखेंगे? मैंने कहा रॉड का। मैंने कहा किसका? रॉड का। लेकिन सर रॉड में तो के की वैल्यू अलग अलग जगह पे क्या है? अलग अलग। आप खुद देख लीजिए, जब आप x बराबर 0, ये पॉइंट क्या है? x बराबर 0, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? x बराबर l। जब आप 0 पुट करते हैं तो k की वैल्यू कितनी है? बोल लो कितनी है? और जब आप l पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी है? एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज कर लेना, x बाय l ऐसे कर लेना, k नॉट इंटू 1 प्लस x बाय l, तभी डायमेंशनली करेक्ट हो पाएगा, है ना? चलिए बताइए क्या अप्रोच लगाना चाहिए? क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करने के लिए अप्रोच बताइए क्या लगा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया भाई साहब। जरा देखिएगा भाई, भाई लोग कह रहे हैं कि एलिमेंट ले लीजिए फिर उसके आगे चर्चा करेंगे, क्या सही बोल रहे हैं क्या? तो भाई बताते जाइएगा, मेरे को तो ज्यादा आता नहीं है, कहीं गलती करूं तो रोक दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा भाई, मैंने बोला क्या रॉड में क्या हर पॉइंट का केस सेम है क्या? अरे हर पॉइंट का केस सेम है या अलग अलग है? क्या सॉल्व कर रहे हो क्या तुम लोग? तो चलो ठीक है, सॉल्व कर लो पहले, चलो टाइम ले लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पार्ट कर लेना, ठीक है भाई। आदत बनाइए इंटीग्रेट करने की। 12th में बिना इंटीग्रेशन के एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। एक बात बताइएगा, एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, देखना ध्यान से, हाउ टू थिंक, सभी लोग देखिए। अगर मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं और उस एलिमेंट की लेंथ है dx, कितनी है? dx। क्या आप इस छोटे से एलिमेंट का मुझे रेजिस्टेंस बता पाएंगे? अरे हाँ या ना? तो जल्दी से बताओ क्या होगा रेजिस्टेंस, बताओ क्या होगा इस dx एलिमेंट का? क्या dr होगा? बहुत बढ़िया, dx का रेजिस्टेंस होगा dr। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो भाई साहब। मैंने पूछा dx एलिमेंट का रेजिस्टेंस बताइए, तो इन्होंने बताया क्या? dr। क्या उस dr की कोई वैल्यू होगी? क्या मैं वो वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ? तो वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे l। क्या इस एलिमेंट की लेंथ dx है? अपॉन k। क्या इस पॉइंट का k पता है? k नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाय एल इंटू ए। क्या भाइयों यहाँ तक पहुंच चुके हैं? एक बात बताइए, क्या इस तरीके के एलिमेंट यहाँ पर एक दो है या बहुत सारे हैं? कितने सारे हैं? जितने सर तुम्हारे सर पे क्या है? बाल। क्या बात समझ आ रही है? क्या कह रहे हो, हमारे सर पे तो है ही नहीं भाई। क्या क्लियर है भाई?
तो एक बात बताओ, क्या इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना होगा? इंटीग्रेट करें कहां से कहां? 0 से। क्या बात समझ आ रही है? पक्का भाई? अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो काम चल जाएगा। तो देखिएगा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जो कांस्टेंट है पहले सबको बाहर कर लो, बाहर करो, बाहर करो। कौन कौन कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पे? 1 अपॉन a इंटू के नॉट। इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस एक्स बाय एल। ओ ये तो आता ही नहीं होगा तुम्हें। यहाँ पर x के साथ क्या 1 बाय एल का मल्टीप्लाई हो रहा है? जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड मार देते हैं। उससे क्या मार देते हैं? डिवाइड। क्या ये बात पता है तुम्हें? अगर यहाँ a लिखा होता a, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता? a आता है या नहीं आता? अबे आता है सब। तो अगर वो डिवाइड मारोगे और ये ln का फॉर्म बन जाएगा। किसका फॉर्म बन जाएगा? ln का। तो यहाँ पे देखिएगा ये बनेगा आपका l अपॉन a k नॉट ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एल, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0। क्या समझ में आ रहा है? अगर ये वैल्यू आप पुट करें, एक बार l पुट करें, तो बेटा बताना है क्या है? l अपॉन a k नॉट ln कितना है? 2। अरे आ रहा है -0 ln 1। यार ln 1 की वैल्यू कुछ होती है? कितनी होती है? पक्का? तो क्या ये लिखना जरूरी है क्या? अगर नहीं लिखूं तो भी काम चल जाएगा? क्या मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ चुका है? देखो भाई ये आ रहा था, किसी का मैच किया था क्या? अबे क्या छाप रहे हो? छापते जा रहे हो, छापते जा रहे हो। क्या करोगे छाप करके? किताबों में दिए हुए हैं। इससे बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन लिखे होंगे। मैंने तो एक्स लिखा है, वहां पे एक्स स्क्वायर भी लिख दिया होगा। ठीक है, तो छापने से कुछ नहीं होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम। अगर कल इस तरीके के प्रॉब्लम आए तो मैं किस तरीके से सोचना शुरू करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेट करना है या नहीं करना है? ये सीखना। छापे जा रहे हैं भाई। सवाल तुम्हें दिया गया, दिमाग का यूज करो। क्या लिख करके जाओगे? छाप करके क्या करोगे इनको? क्या ये सभी को समझ आ गया? हाँ। अबे चेन रूल आ जाए। इंटीग्रेशन में चेन रूल लगा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब इंटीग्रेशन में चेन रूल लगा रहे हैं। मैथ्स वाले अगर कोई बैठे हो भाई साहब, यहाँ रोना शुरू कर देंगे भाई। सुसाइड करनी पड़ेगी उन्हें। इन्होंने इंटीग्रेशन में चेन रूल लगा लिया। भाई इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल हुआ करता था क्या? चेन रूल तो किसमें था? यहीं पे चेन से लटका देंगे तुम्हें बता रहे हैं, पंखे पे ऊपर। नालायक गधे, चेन रूल लगा रहे हैं। पंखा नहीं है क्या? अबे ये है तो है पंखा, क्या दिखाई नहीं दे रहा तुमको साइड में? ठीक है। हाँ, इसमें दिमाग चल जाता है तुम्हारा तुरंत। इसमें देखिए आईक्यू लेवल कितना हाई है, तुरंत समझ आ गया। अरे सर पंखा तो है नहीं, आप लटकाएंगे कैसे? और जे समझ में नहीं आ रहा इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या सभी को क्लियर है भाई? अब आते हैं dq बाई dt। क्या dq बाई dt क्या रॉकेट साइंस है क्या? ये तो सीधे सीधे लिखेंगे t1 माइनस t2 अपॉन r इक्विवेलेंट। क्या r इक्विवेलेंट की वैल्यू दी हुई है? l ln 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो a के। a पार्ट tx ग्राफ। tx ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? अभी पता चल जाएगा बेटा। स्ट्रेट लाइन यू नीचे से या ऊपर से? कितने लोग कहते हैं कि ऊपर से जाएगा? कितने लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन जाएगा? अच्छा, कुछ लोग तो ये समझ ही नहीं पा रहे होंगे ऊपर कौन है नीचे कौन है। और कितने लोग कहते हैं नीचे से जाएगा? बची हुई जनता का क्या कहना है भाई? आओ तुम इधर आ जाओ। तुम इधर आ जाओ, इधर आओ। पार्टी नहीं लोगे? आओ इधर आ जाओ, आ जाओ, आओ इधर। ठीक है, देखो मुंह बिल्कुल बंद रखो। आज बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि तुम्हारी बकवास सुनो। आज आखिरी दिन है और आज बहुत सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरे सेशन में एक भी दिन नहीं करी, आज करेंगे भाई, है ना? ठीक है। अरे क्या हो गया? इधर खड़े रहो, क्या दिक्कत हो रही है? तो खड़े रहो या डर गए काय को रहे हो? पार्टी तो पार्टी चाहिए तो खड़े तो रहना पड़ेगा ना, वेट नहीं करना पड़ेगा। सवाल बताएं कि नहीं बताएं? हाँ तो बस खड़े रहो, उछल उछल कूद नहीं, बिल्कुल। एक बात बताइएगा, क्या रॉड में हर पॉइंट पे dq बाई dt सेम होगा? अरे हाँ या ना? स्टेडी स्टेट का मतलब ही क्या होता है? dq बाई dt हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम। क्या ये बोल सकता हूँ क्या वो x पे डिपेंड करेगा? अरे करेगा क्या?
तो एक बात बताना जल्दी से, डी क्यू बाई डी टी बराबर हम लिखते हैं किसी भी एक पॉइंट पे फोरियर लॉ के इंटू डी टी बाई डी एक्स, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? अरे हाँ या ना? एक बात बताओ, क्या ये हर पॉइंट पे सेम है अलग अलग है? सेम है अलग अलग है? सेम है अलग अलग? बहुत बढ़िया। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है अलग अलग है? क्या भाई ये हर जगह सेम है क्या? क्या ये भी हर जगह सेम है क्या? लेकिन एक के पंगा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। के आगे बढ़ने पर के की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? कितने लोग कहते हैं बढ़ रही है? कितने लोग कहते हैं घट रही है? कोई नहीं कहता। इतनी भाईगिरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू बढ़ा दें क्या भाई? सब लोग कह रहे हैं तो शायद सही कह रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो के की वैल्यू बढ़ रही है, के की वैल्यू बढ़ रही है। एक बात बताओ, के की वैल्यू बढ़ रही है तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है? स्लोप। क्या है? स्लोप। स्लोप घट रहा है मतलब ढलान घट रहा है। तो साइकिल चलाना आसान है मुश्किल? तो आसान बना दे क्या? तो चलिए भाई, वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसा पहले बना था। कैसा लगा देख करके? ये ज्यादा ही स्लोप जीरो हो गया। स्लोप जीरो मत करो, ज्यादा ही ढलान आ गया। ऐसे नहीं, जीरो हो जाएगा तो डी क्यू बाई डी टी जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ बोल बोल। थैंक यू भाई, जल्दी छापो जल्दी छापो, समय बहुत कम है हमारे पास, मेहनत करने के लिए बहुत कुछ है। हाँ क्या कह रहे थे? बहुत उछल रहे हो तुम? हाँ आओ इधर। क्या डांस करवा देंगे भाई से? अबे ओ मोबाइल बंद ना, लायक वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। बताओ भाई, तुम बताओ कौन से गाने पे डांस करवाया जाए? क्या भांगड़ा? क्या नागिन डांस? ऐसा करो, अपने बोरी बिस्तर उठा के जो भी ठेले में जो भी सब्जियां हैं तुम्हारे, ले आओ इधर ही बैठो। इधर देख तो ले भाई क्या क्या सब्जियां लाए भाई, रात में सलाद की जरूरत तो पड़ेगी ना। ले आओ जो भी है तुम्हारी बोरी में, क्या क्या है ले आओ, आ जाओ इधर आगे। भाई जगह बनाई जाए भाई के लिए, जगह बनाई जाए जल्दी से। चलिए चलो आगे आ जाए पढ़ लें। नहीं सर, ये सब सर क्या एक दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन हम पढ़ाई के अलावा कुछ और कर सकते हैं? होगा, वो भी होगा, लेकिन तब होगा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हो, उसकी कोई उम्मीद नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो यार, कभी कभी जीप पे भी सरस्वती बैठ जाती है। हो रहा भी होगा तो रुक जाएगा, कृपा बरसना बंद हो जाएगी। ये सब मत बोला करो, हमेशा ये बोला करो किसी का होगा या नहीं होगा, लेकिन अपना सिलेक्शन पक्का होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। समय बहुत है आज हमारे पास, पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास सब अपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये एक हमारे पास इस तरीके का पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आगे बढ़ने पर बढ़ता चला जा रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? देखते रहिए। यहां पर हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कंसिडर किया और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कंसिडर किया, ठीक है। कंपेयर ए पार्ट dq by dt एट बोथ, dq by dt कंपेयर करना है ए और बी पे। कंपेयर dt by dx और सी पार्ट ड्रॉ tx ग्राफ इन स्टेडी स्टेट। आपको यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिए गए हैं, जैसा कि होपफुली आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, ए और बी। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, देखते रहिए। स्टेडी स्टेट है और जो हीट फ्लो है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब जो T1 है वो T2 से क्या है ज्यादा।
मतलब हीट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कंपेयर करना है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, बस आपको तो बस ये बताना है कि किस पॉइंट पर कम होगा और किस पॉइंट पर ज्यादा होगा। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर डी क्यू बाई डी टी कहां पे ज्यादा होगा। चलिए एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी is same everywhere. The value of thermal conductivity is same everywhere, and the rod is in a steady state. And the rod is in a steady state. ये देखो ना, लाइक तुम सवाल सॉल्व करो। ये कौन है? ये त्रिपाठी साहब। अबे गधे हो क्या बिल्कुल ही? 1 + x/l का इंटीग्रेशन कैसे किया प्लीज बता दीजिए, बताइए भाई। यहाँ पर इस बैच में वही लोग पढ़ने आए करें जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये सिखाना पड़ रहा है कि इसको इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं, तो आप गलत जगह बैठे हुए हैं। और भी बैचेस चल रहे हैं, वहां पे जाकर के बैठे हैं, वो आपको सिखाएंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। मैं थोड़ा ना सिखाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं 1/x का इंटीग्रेशन कैसे। त्रिपाठी साहब आप गलत जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको अभी जाना चाहिए और मुन्ना भैया को बुला के लाना चाहिए। चलो चलो सॉल्व कर ले बेटा, ये तो यहीं पे आ जाएंगे गुड्डू भैया अभी। कौन गरीब गरीब लोग आ जाते हैं बताओ यार। 1/x का इंटीग्रेशन नहीं पता, यहाँ पूछ रहे हैं। माहौल बिगाड़ दिया यार बैच का, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल गरीब लोगों को पढ़ा रहे हैं। तुम्हें आता है? हाँ थैंक यू। चलो जल्दी बताओ, ये सवाल सॉल्व करने में ना भाई साहब हो गया। बताओ डी क्यू बाई डी टी इस पॉइंट पे है सेम। अबे मैंने ये बोला किस पे ज्यादा हो किस पे कम होगा। कौन कहता है कि ए पर बी से ज्यादा होगा? कौन कहता है बी पर ए से ज्यादा होगा? सेम होगा भाई दोनों जगह पर, क्योंकि स्टडी स्टेट लेक्चर नंबर 1 क्या यहीं से बात शुरू हुई थी? क्या भंडारा करना भूल गए क्या? लंगर में याद आ रहा है कुछ? स्टडी स्टेट आने के बाद क्या कोई कुछ खाएगा क्या? जितना आ रहा है क्या उतना ही पहुंचेगा क्या? क्या डी क्यू बाई डी टी हर जगह सेम होगा? फील क्या आती है मैं बता दे रहा हूँ। फील ये आती है, फील से नहीं चलने का। फील तो बहुत चीजों की आती है, लेकिन फील गई तेल लेने, फील गई तेल लेने। फील क्या आती है सर? मैंने कहा देखो सर यहाँ एरिया बढ़ गया। मैंने कहा तो सर ज्यादा हीट फ्लो होगी। मैंने कहा अच्छा, तो सर ज्यादा एरिया तो ज्यादा हीट फ्लो होगी, तो यहाँ पे यहाँ से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये सस्ती जुगाड़ हमें लगानी है क्या? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि हर सेकंड में सोर्स से जितनी हीट रिलीज हो रही है, क्या सिंक पे भी उतनी हीट पहुंच रही है? तो जल्दी बताना डी क्यू बाई डी टी किस पॉइंट पे ज्यादा, ए पे या बी पे? ए या बी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। चलिए शानदार, 1 नंबर। डी टी बाई डी एक्स, क्या ये दोनों पॉइंट पे सेम नहीं होगा? पक्का? क्या बात है यार, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गए एकदम, कहीं फंसते ही नहीं हो तुम यार। लग रहा है कुछ ज्यादा ही शानदार पढ़ा दिया मैंने, लग रहा है लेवल भी क्रॉस हो गया लग रहा है। बहुत बढ़िया। क्या डी टी बाई डी एक्स हर जगह सेम होगा अलग अलग होगा? कंपैरिजन करने का तरीका, डी क्यू बाई डी टी बराबर के ए इंटू, क्या जे सेम है हर जगह? क्या जे भी सेम है हर जगह? आगे बढ़ने पे ए, तो डी टी बाई डी एक्स। क्या क्लियर है भाई? ऐसा लग रहा है पिछला जैसा ही निपट गए, खत्म। हाँ तुम तो यही आज वो रिजोल्यूशन यही लोगे, मैं जानता हूं तुम्हें। अच्छा अब सही है, बहुत बढ़िया। टी एक्स ग्राफ, टी एक्स ग्राफ यार हर बार एक जैसा ही बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार यही बनता होगा। क्या लुढ़कता हुआ बनेगा? अगर मान लो इसको यूं घुमा के रख देता, अरे इस भोंपू को यूं घुमा के रख देता, तो भी ऐसे ही बनता क्या? नहीं बनता। क्या ये सीख गए हो क्या? ये है T1 और ये वाला क्या है T2। क्या भाई ड्रॉ कर पाओगे? आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या उसको बिठा करके अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओगे? अगर मान लो हॉस्टल में कोई तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाए
कोई दूसरे फेज का स्टूडेंट मिल जाए, उसको इस तरीके का कोई कंफ्यूजन आ जाए कि उसको समझ में ही नहीं आए स्टेडी स्टेट क्या है, क्या तुम उसको बिठा के ऐसा समझाओगे कि जिंदगी भर तुम्हें याद रखे? अरे समझा पाओगे? ऐसा समझा देना वो कह अरे यार मैं तो किसी और को गुरु समझा था, असली गुरु तो तू ही है भाई। क्या क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन के लिए मैंने क्या किया कि ग्रुप पर ऐसी मैंने कहा चलो थोड़ी परमिशन, मैंने कहा चलो भाई बहुत दिन से मन कर रहा होगा बात करने का इन लोगों का, तो मैंने कहा चलो इनको परमिशन दे देते हैं, है ना। मैं तो अरे मैं तो बहुत मैसेज डिलीट कर चुका हूँ, है ना। हर आधे घंटे में 50 मैसेज आ जाते थे, मतलब पगलाए हुए हैं भाई। देखिएगा ये दो रॉड्स हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, ठीक है, लेकिन उनकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग दी हुई है, पहले वाले की दूसरे वाले से क्या है, ज्यादा है। ठीक, स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है। स्टेडी स्टेट में हमने ग्राफ बनाया, तो मैंने यहाँ पे आपको दो ग्राफ बना के दिखाए, एक ब्लू वाला और एक ब्लैक वाला, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकते, या तो ब्लू सही है या ब्लैक सही है, या तो ब्लू सही है या ब्लैक सही है। ब्लू वाले को मैंने बोला ए, क्या बोला, ए, और ब्लैक वाले को क्या बोला अपन ने, बी। आपको ये बताना है कि ए और बी में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, आराम से सोच लेना, ए और बी में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। कितने लोग पार्टी ए में हैं? ए पार्टी में इतने लोग हैं, ओके, बहुत बढ़िया। कितने लोग बी पार्टी में हैं? अरे भाई बस इतना ही? और बीच वाले क्या निर्दलीय है? दोनों उसी लोटे के अंदर तुम्हें बिठा देंगे अभी। तुम्हें क्या लगता है, तुम बताओ ए सही है बी है? ए लगता है तुमको? अच्छा, तुम बताओ क्या लगता है तुम्हें? क्या दोनों? ए, पीछे वाली जनता, सोच लो बेटा, अभी भी टाइम दे रहा हूँ। देखो ये कोई गेम तो चल रहा नहीं है ना। या तो ए होगा या बी होगा, ये थोड़ी है कि भाई इधर वाले लोग बी दे रहे हैं लेकिन ये हमारे दुश्मन है, हम ए बोलेंगे। तो वहां से पीछे से आवाज आना शुरू होगी ए, बगल वालों ने देखा नहीं नहीं भाई ये ए पार्टी में चले गए, तो हम चिल्ला रहे हैं बी। अरे यार सोच के आंसर दीजिए, ठीक है। कितने लोग कहते हैं बी होगा? पीछे वाले अभी भी बी कह रहे हैं, ठीक। कितने लोग कहते हैं ए होगा? भाई साहब ए पे बहुत जबरदस्त वोटिंग हो रही है, क्या बात है। ए विल बी द करेक्ट। एक बात बताइए, स्टेडी स्टेट आने के बाद dq बाई dt हर जगह सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम। ये हर जगह सेम,
ए भी हर जगह सेम, तो हम ये कह सकते हैं जहां के ज्यादा होगा वहां dt बाई dx कम होगा। तो अपन ये जानते हैं कि k1 इज ग्रेटर देन k2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप 1 का ज्यादा होगा या 2 का ज्यादा होगा? 2 का ज्यादा होगा। तो जब हम रॉड 1 से 2 में एंटर होने चाहिए तो स्लोप बढ़ जाना चाहिए। स्लोप बढ़ने का मतलब ढलान बढ़ जानी चाहिए। ढलान का मतलब तो समझ में ही नहीं आता होगा तुम्हें, ठीक है? तो एक बात बताना, ये पहले ऐसे था, बी में देखना ऐसे था, ऐसे, अबे ढलान समझते हो, और अब ऐसे हो गया। तो साइकिल चलाना तुम्हारे लिए किस पे आसान है, इस पर या इस पे? इस वाले पे आसान है। तो ये कह रहा है कि आगे बढ़ने पर स्लोप घट जाना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि स्लोप बढ़ जाना चाहिए। क्या भाई कबाड़ियो, कैसा आया था तुम्हारा बी आंसर? है बिल्कुल जंग लग गई है क्या दिमाग में? वाह वाह, कौन सा नशा है भाई ये कौन सा वाला है भाई? क्या हम कह सकते हैं ए इज करेक्ट? क्या हम ये कह सकते हैं ए इज करेक्ट? हाँ या ना में जवाब देना। सहमत हैं सभी लोग? पक्का भाई? ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये कोई हेडिंग नहीं है हमारे लिए, तो एक सवाल है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि आजकल लोग हेडिंग बना बना के भी पढ़ाते हैं। तो फिर मैं तो क्या था, पहले सवाल करा देता था, फिर लोग लेकर के आ जाते थे 5 दिन बाद, सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो मैंने भी अब हेडिंग लिखवाना शुरू कर दिया। लेकिन अपन के लिए कोई हेडिंग नहीं है, अपन के लिए तो एक नॉर्मल सा सवाल हो। क्या होगा? नॉर्मल सा सवाल हो। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए भाई, झील, झील में पानी था और इस समय मौसम बहुत चिल है। तो क्या हुआ समझते हैं। नीचे वाली सरफेस जो है वो तो अर्थ के कांटेक्ट में है, और जो ऊपर वाली सरफेस है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में। लेकिन हुआ ये कि बाहर का जो टेम्परेचर है, कश्मीर में बैठे हुए हैं डल झील पर, और बाहर का टेम्परेचर हो रखा है -12 डिग्री सेल्सियस। कितना हो रखा है? -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये झील में बीच में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। और नीचे वाली जो सरफेस है, जो कि यहां पर अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ का भी अपना एक टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से ये वाला जो टेम्परेचर है ये है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है ये? 4 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और इस समय इस झील की जो डेप्थ है वो है h। कितनी है? h। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है? तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर का टेम्परेचर कम है। तो मैंने सुना है कि हीट लॉस होगा। हीट क्या होगा? लॉस। क्या हीट लॉस होना शुरू होगा? तो जब हीट लॉस होना शुरू होगा तो पानी जैसे जैसे हीट लॉस करता जाएगा, क्या ये बर्फ बनता जाएगा? हाँ या ना में जवाब देना। बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन इंटरेस्टिंग बात, आप मुझे बताइएगा, बर्फ ऊपर से बनना शुरू होगी या नीचे से? ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया तो सीख लो, ऐसे ही होता है ना? बर्फ अगर जमना शुरू होगी तो कहां से होगी? ऊपर से जमना शुरू होगी। बर्फ जमना शुरू होगी भाइयों। हमने तो सोचा था कि थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी जो झील है वो जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्व किया कि जब बर्फ जमना शुरू हुई तो बर्फ पहले जमती गई जमती गई जमती गई, और एक पॉइंट तक जमी और उसके बाद जमना ही बंद हो गई। मतलब यहाँ पर आइस थी और नीचे क्या था? पानी था। मतलब ये बर्फ जो थी वो पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक नहीं जम पाई, और इसके बाद स्टेडी स्टेट आ गया। क्या आ गया? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आने का मतलब क्या है? अभी भी हीट का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन अब कोई भी एलिमेंट ना तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ना ही कोई एलिमेंट हीट रिलीज कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे जो आइस फॉर्म हो चुकी है, जो आप देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ जो है वो चेंज होना बंद हो गई है।
और मान लीजिए लेंथ क्या है x, कितनी है लेंथ x। हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है आइस का, किसका, आइस का, वो पानी का जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसका आधा है, उसका क्या है, आधा। अब सवाल ये है आपके लिए कि स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, तो आपको ये बताना है कि इस झील के अंदर जिसकी डेप्थ h थी, कितनी डेप्थ तक बर्फ जमा हो पाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। Find the value of x in a steady state. ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, कौन बताना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? इतना अच्छा आंसर नहीं आएगा। कितना? चलिए, समय आपका समाप्त। अच्छा, समय चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 20? क्या 20 एच के टर्म्स में आएगी ना वैल्यू? क्या 20 बता रहे बे? अबे ठीक है, मानते हैं कि आज लास्ट डे है 2021 का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी ब्रांड ले लोगे। क्या समझ रखा है सर को तुमने? ठेका खोल के बैठे हैं क्या हम? शरीफ लोगों को बिगाड़ रहे हो। इतनी ऐसी इमेज बना दी है यार इन लोगों ने, यार मतलब क्या समझ रखा है यार तुम लोगों ने। एक भाई साहब मैसेज कर रहे हैं, सर आज 8 बजे 8 PM चलेगी। क्या कर रहे हैं यार मैसेज, ये इनडिसिप्लिन है, बताइए मतलब। शरीफ लोगों को बिगाड़ रखा है, घर वालों को पता चल जाए सदमे में चले जाएंगे। बताओ यार, क्या बोलो? इतना अच्छा नहीं आएगा आंसर, गलत है इसका मतलब ये है ना? हाँ हाँ 5H। भाई देख रहे हैं जमीन खोद के, जमीन खोद के नीचे भी बर्फ जमा हो गई है भाई। भाई झील की डेप्थ तो h थी, लेकिन इनका आंसर आ रहा है 5H। इसका मतलब क्या है? क्या हवा में भी बर्फ है और नीचे भी बर्फ है? क्या हर जगह बर्फ ही बर्फ है? अब मुंह बंद कर लो। बिल्कुल सही जवाब, 3H/5 इज द करेक्ट आंसर। अब मुंह बंद कर लो। अब 3H/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक बात बताइएगा मुझे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे वाटर और आइस का इंटरफेस है, वाटर और आइस का इंटरफेस वहीं पे प्रेजेंट होता है जहां का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मैं ये कह सकता हूं, अगर स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो यहाँ पर dq/dt का वैल्यू वाटर के अंदर और dq/dt का वैल्यू आइस के अंदर क्या सेम होगा या नहीं होगा? dq/dt सेम एवरीवेयर। क्या ये बात याद है? अगर मैं आपसे बोलूं कि dq/dt का वैल्यू यहाँ पे लिखो, तो आपको समझ में आ रहा होगा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 4 - 0। क्या ये बात क्लियर है? 4 - 0 इंटू के ऑफ वाटर इंटू एरिया अपॉन थिकनेस। ये थिकनेस कितनी होगी, H - X। क्या ये बात समझ आई? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो किससे, पानी से या बर्फ से? पानी से। अब हम लिखते हैं आइस से। आइस से लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 और 12 के बीच में कितना है, 0 - -12। क्या ये बात समझ आ रही है? इंटू के ऑफ आइस इंटू एरिया बटे इसकी डेप्थ कितनी है, x।
ए से कैंसिल आउट। और यहाँ पे के ऑफ आइस आप जानते हैं, के ऑफ वाटर का क्या है, आधा है, वाटर का क्या है, आधा है, तो इसको क्या के ऑफ वाटर बाई 2 लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये के ऑफ वाटर और के ऑफ वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या इसके आगे हमें सॉल्व करना आता है क्या? तो जरा ध्यान से देखिए, 12 है और ये कितना हो जाएगा, 6। तो बताइए कितनी वैल्यू आ रही है आपके सामने, 4x। कितना, 4x इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ h माइनस एक्स। अभी कुछ आया क्या? तो बताना ये वैल्यू कितनी आई यहां से, हाँ 3h/5। क्यों भाइयों, कहां से आ रहा था 11, कहां से आ रहा था 5? ये 12 को 10 ले लिया, बर्फ कैसे जमेगी फिर? अच्छा सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया ये सभी को समझ आया? अरे हाँ या ना में जवाब दो। इसीलिए जो झील वगैरह होती है, अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो झील फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे में आइस बन जाएगी, आइस बनेगी। अगर तुम देखोगे जहां पे, अगर कभी देखा हो, वैसे तो देखा नहीं होगा इस गरीबी में, क्या देख पाओगे, अगर आप झील को देखोगे तो ऊपर तो बर्फ होती है, लेकिन अगर तुम उस बर्फ में यूं हाथ डाल दोगे तो नीचे पानी होगा। क्या होगा? पानी। दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पा रही है। अगर पूरे में ऊपर से लेकर के नीचे तक बर्फ ही जम गई होती तो मछलियां, मगरमच्छ तुम्हारे जैसे जो पानी के अंदर है वो सब फ्रीज हो जाते, और फ्रीज होते ही सब निपट जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया आपके सामने, उस हर चीज के पीछे कोई ना कोई फिजिक्स का लॉजिक है। बिना फिजिक्स के तो यूनिवर्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग तो होगी, लेकिन फ्रीजिंग पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीचे वाली सरफेस का टेम्परेचर 4 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये अर्थ के कांटेक्ट में, और अर्थ सरफेस का भी अपना एक टेम्परेचर होता है जिसको वो मेंटेन रखता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ये, फ्रीजिंग होगी लेकिन फ्रीजिंग ऊपर से नीचे तक नहीं हो पाएगी, सिर्फ यहीं तक हो पाएगी। तो जो भी फिश वगैरह है या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सारे इसके नीचे आ जाएंगे, फिर आराम से घूमते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए तो और बढ़िया है, ऊपर से किसी ने छत लगा दी है। क्या लगा दी है? छत। सेफ है। क्या है? सेफ। क्या ये बात समझ आ रही है? ये मैंने जो किया है ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करी है। मैंने इसलिए बोला था दिमाग ज्यादा मत चलाना, दिमाग ज्यादा मत चलाना, लेकिन तुमने चला लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने सिर्फ dq/dt की वैल्यू को बर्फ के अंदर और पानी के अंदर बराबर कर दिया, बर्फ के अंदर और पानी के अंदर क्या कर दिया है? बराबर। क्या ये बात सभी को समझ आई? इसी में अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगली प्रोफाइल का क्वेश्चन, कि सपोज अगर ऐसा होता कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो -12 होता और नीचे का टेम्परेचर 0 होता। कितना होता? 0। ठीक है, अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि पूरा का पूरा बर्फ बनना तय था। मानते हो इस बात को? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, आपको इसका हाइट दिया हुआ है h। कितना हाइट दिया हुआ है? h। सुन लीजिएगा, कुछ टर्म्स बता रहा हूं, है ना। L जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और किसकी जरूरत पड़ेगी? रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। in a cold winter in a cold winter the temperature of the surrounding the temperature of a surrounding is -12 degrees Celsius. The temperature of a surrounding is -12 degrees Celsius, and the temperature of a water in the cylindrical drum and the temperature of a water in a cylindrical drum is 0 degrees Celsius. Calculate the time taken by water. Calculate the time taken by water
टू फ्रीज, टू फ्रीज। यहां पर एक और चीज दी हुई है, उसकी जरूरत पड़ेगी के, एंड द के इज व्हाट? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। आइस की थर्मल कंडक्टिविटी आपको के दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सराउंडिंग का टेम्परेचर है नेगेटिव में, इसका टेम्परेचर है 0। आप क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगा? अरे हाँ या ना? अगर हीट फ्लो करेगा तो एक बात बताओ, यहां से हीट बाहर निकलेगी। अब पानी 0 पर है और उससे हीट बाहर जा रही है, तो ये टेम्परेचर कम करेगा क्या? नहीं। आप याद करो कैलोरीमेट्री, अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता था और अगर उसके पीछे जाए तो सबसे पहले वो बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ बनेगा, मतलब फ्रीजिंग होगी। और बर्फ बनने के बाद फिर उसके बाद वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन जब तक पूरा कंटेनर के अंदर बर्फ नहीं बन जाता, जब तक पूरा का पूरा फ्रीजिंग नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर नहीं घटेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि भाई साहब फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो गई, तो कितने वक्त के बाद ये पूरा का पूरा जो लेक जो आप देख पा रहे हैं, जो झील है, वो फ्रीज कर जाएगी? बढ़िया कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक अप्रोच सिखाया। अगर आप उन अप्रोच को, उन फंडामेंटल को हमेशा फॉलो करें तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आए जिसमें समय के साथ सिचुएशंस बदल रही हैं, तो क्या करना चाहिए। कराया था कल एक क्वेश्चन जिसमें सिंक का टेम्परेचर बदल रहा था। बताओ क्या करना चाहिए। क्या हम बात करेंगे किसी टाइम टी पर, हम बात कर रहे हैं किसी टाइम टी पर, मान लेते हैं उस टाइम टी पर यहां पर कितनी बर्फ बन चुकी है, कितनी डेप्थ तक बन चुकी है, एक्स। एक बात बताना, यहाँ का टेम्परेचर तो 0 होगा। अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके अक्रॉस कितना हीट फ्लो किया 1 सेकंड में, क्या आप वो लिख पाएंगे? कैन यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी? जल्दी बताइए क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी टी, टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि आपको कितना दिख रहा है, 12 के ए होगा इसका एरिया, ठीक है, बटे एच या एक्स? एक्स। ये जो के है ये कंडक्टिविटी किसकी है? आइस की है। क्या इतना सही समझ में आया? दिस इज द डी क्यू बाई डी टी। यहां पे डी टी को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये छोटा सा जो इंटरवल है डी टी, इस डी टी इंटरवल में जो ये हीट ट्रांसफर हुई डी क्यू, इसने क्या किया? क्या किया? मेल्ट किया है। क्या पानी को इसने फ्रीज किया? तो हम ये कह सकते हैं इस डी टी इंटरवल में जो पानी फ्रीज हुआ वो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? तो मान लेते हैं वो dx है, उसकी विड्थ कितनी है? dx। तो एक बात बताइएगा, ये जो dq अमाउंट ऑफ हीट है, क्या इसको बोल सकता हूं dm, जो कि फ्रीज हुआ है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? नहीं आया। ये dm किसका मास है? जिसका फेस चेंज हुआ है, जो पानी से बर्फ बना है, जो पानी से बर्फ बना है। झेल पा रहे हो? है लेवल ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तो यहाँ पे फंडामेंटल चीजों को समझो बस। ये डीएम वो मास है जिसका फेस चेंज हुआ है, मतलब जो पानी बर्फ में कन्वर्ट हुआ है। क्या मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ डीएम की? अगर आप ध्यान से देखें तो डीएम की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूँ तो इस तरीके से लिखूंगा, डीएम है मास, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है रो इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? ए इंटू डीएक्स इंटू एल। कल मैंने ये अप्रोच बताया था, हाँ या ना में जवाब देना। कल ये अप्रोच बताया था या नहीं? किसी जनरल टी टाइम पर फोरियर्स लॉ की हेल्प से निकालो कि एक स्मॉल इंटरवल में कितनी हीट ट्रांसफर हुई। लोगों ने कहा आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सर, आपने इतनी मेहनत क्यों करी? मैंने कहा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये जो विड्थ है ये कांस्टेंट है, लगातार बदल रही है। ये कांस्टेंट है, बदल रही है, बदल रही है, इसलिए मैंने किसी जनरल टाइम टी पे निकाल दिया। क्या अब इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया जाए? अब जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे इसके बाद तो फिजिक्स खत्म हो चुकी है। एक बात बताना, 12 के ए एक्स डी टी बराबर रो ए एल इंटू डी एक्स। अरे हाँ या ना? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए तो कट जाएगा, ए तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप बताएं क्या करें? क्या इंटीग्रेट करना होगा? अगर इंटीग्रेट करना होगा क्या एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ लिख दें
और ये वाले सारे टर्म एक तरफ लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे इसको, 12k अपॉन रो एल डी टी बराबर x इंटू डी एक्स। आई होप ये समझ में आ रहा हो। नाउ इंटीग्रेटेड, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, t बराबर 0 पे x की वैल्यू क्या थी 0, हमें वो समय निकालना है जब ये पूरा फ्रीज हो जाए। क्या हो जाए, पूरा फ्रीज। मान लीजिए पूरा फ्रीज कितने समय में हुआ, हाँ कितने समय में हुआ, t समय में, तो t समय में x की वैल्यू क्या लिख देंगे, h। क्या ये बात किसी को समझ आई, तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस वैल्यू को लिखेंगे 12k अपॉन रो एल इंटू टी बराबर, इसको क्या लिखेंगे h स्क्वायर बाय 2। हमें क्या निकालना है, हाँ t निकालना है। क्या t की वैल्यू आ चुकी है, तो बताइए यहां से t की वैल्यू क्या आ रही है, रो एल h स्क्वायर अपॉन 24k। खुद से करें बिना देखे, ठीक है, बोलो अपने आप करो, दिमाग लगाओ, सोचो कि मैंने क्या किया है, ठीक है, खुद से करोगे तभी ऐसे प्रोफाइल के क्वेश्चंस हो पाएंगे। देख देख करके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ टू अप्रोच, ये अप्रोच सीखना है। मैथ्स तो कोई भी कर देगा। जहां पे पानी और बर्फ का जंक्शन होगा वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या पाया जाएगा, 0। ये कैलोरीमेट्री में बताया था, है ना। बताइए, जो भी डाउट आ रहे हैं पूछ लीजिए, क्या सोच पा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आया बताइए। कैसे हो जाएगा, तुम खुद सोचो। अगर यहाँ का टेम्परेचर 4 ही है तो यहाँ तो 4 ही रहेगा ना इस पॉइंट का, तो तुम इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यहाँ तो 4 ही रहेगा ना। अरे बहुत ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ का तो 4 ही रहेगा ना, 0 तो थोड़ा ऊपर ही आएगा ना बेटा। और बर्फ तो वहीं पे बनेगी ना जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, 0 या 0 से कम। कि 4 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्फ बना दें, बोलो बना देंगे हम। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि यहाँ का टेम्परेचर 4 क्यों है, ठीक है, बता देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लॉजिक ये है, ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर ऑफ अ वाटर। वो क्या है सुनिएगा, कि जो वाटर है उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्या ये बात पता है तुम्हें, तो जैसे ही पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, या हम कह सकते हैं जो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो सबसे ज्यादा भारी होगा। वो क्या होगा, सबसे ज्यादा भारी होगा। तो जिस पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तुम खुद सोचो जो सबसे ज्यादा भारी है, कन्वेक्शन मेथड याद है, कन्वेक्शन, जिसकी डेंसिटी बढ़ जाती थी वो नीचे जाता था या ऊपर जाता था, नीचे जाता था। तो पानी के वो मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर जो पानी है नीचे वो वही होगा जो भारी है। अब भारी होने का मतलब भारी तो कहां पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। दिस इज अ बेसिक रीजन, लॉजिकल रीजन ये है। क्या ये सवाल समझ में आया, घर जाके दोबारा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट गो विथ फंडामेंटल। जब भी चीजें वक्त के साथ बदल रही है, जैसे सिंक का टेम्परेचर बदल रहा है, जैसे यहाँ पे डेप्थ लगातार बदल रही है, तो इसमें एक फंडामेंटल अप्रोच ये है, जस्ट गो एट जनरल टाइम टी, किसी एक जनरल टाइम टी पर जाएं और उस समय करंट की वैल्यू लिखें और देखें उस डीटी इंटरवल में, सुन लेना ध्यान से, उस डीटी इंटरवल में जो हीट आपने सप्लाई करी है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि हर किसी को लिखना आता है, टेम्परेचर डिफरेंस के अपॉन
dx जो भी होगा। फिर ये देखें कि जो dt इंटरवल में हीट सप्लाई हुई है, जैसे कि कल आपको याद होगा उसने क्या किया था, पानी के टेम्परेचर को बढ़ाया था, अरे हाँ या ना। तो मैंने यहाँ पे आपको याद हो मैंने ms इंटू dt लिखा था। लेकिन आज इस dt इंटरवल में जो हीट सप्लाई हुई है, क्या इसने पानी के टेम्परेचर को बढ़ाया है या फिर फ्रीज किया है? क्या फेस चेंज किया है? अगर फेस चेंज किया है तो इसको क्या लिख देंगे, dm इंटू एल। अब dm को मुझे ऐसे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि मुझे बेसिकली समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो मुझे चीजें x के टर्म्स में चाहिए होंगी, तो इसलिए मास को मैंने लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बस ये दो ही चीजें हैं, इसके आगे तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि इसके आगे तो मैथ्स है। क्या है? मैथ्स। क्या ये क्लियर है? तो इस प्रोफाइल के सवाल, मिसलेनियस टाइप के सवाल भी आपको मिल सकते हैं, जो कि हेडिंग डाल करके आपको देखने को मिलेंगे, एससीबी में भी मिलेंगे, और इवन अगर आप शीट वगैरह देखेंगे तो वहां भी मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आइज ऑन अ लेक। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को कि एक्वेटिक लाइफ क्यों सर्वाइव कर रही है? अगर नीचे वाले बेड का टेम्परेचर 0 होता तो जितने भी क्रोकोडाइल, जितने भी फिशेस, व्हाटएवर, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सब निपट गए होते। सब क्या हो गए होते? निपट गए होते। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें जाल बिछाने की जरूरत ही नहीं थी। वो सब मर जाते, फिर निकाल लाते, तल तल के खाते रहते तुम लोग। क्या क्लियर है भाई? अरे नहीं आया समझ? इसी के साथ हीट ट्रांसफर में कंडक्शन वाला पार्ट हमारा क्या हुआ? कंप्लीट। क्या ये क्लियर है? इसके बाद अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और अभी जो अगली क्लास है उसमें रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। लाइए भाई डिस्कशन निकालिए फटाफट शीट। हाँ भाई तो होमवर्क करके आए हो? चलिए देखते हैं। यस, एक्सरसाइज ओवन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में किसी को डाउट? 34, 35, 37। देखिएगा 37 क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो वॉल्स हैं इस तरीके से। ये वॉल ए है, ये वॉल बी है। ईच मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल बट बोथ ऑफ द लेयर्स हैव अ सेम थिकनेस। दोनों की थिकनेस सेम है। अगर ये थिकनेस टी है तो इसकी भी थिकनेस कितनी है? टी। लेकिन हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर के है तो इसकी कितनी है? 2k। क्या ये बात समझ आ रही है? और साथ ही साथ मुझे ये बताया गया है कि इस वॉल के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 36 है। तो हमसे पूछा गया है कि इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। एक बात बताओ, अगर स्टेडी स्टेट आ चुकी है तो हीट करंट की वैल्यू इसमें और इसमें अलग अलग होगी या सेम होगी? तो क्या मैं इसमें हीट करंट लिख सकता हूं? तो बताना क्या लिखोगे? 2k टेम्परेचर डिफरेंस जो कि नहीं पता, अपॉन क्या लिखोगे? एल। ए भी आएगा ऊपर, क्या आएगा? ए। क्या मैं सही लिख रहा हूं भाई? अपॉन टी। आई होप समझ आ गया हो। ये है हीट करंट इसमें। क्या इसमें हीट करंट बता पाओगे? इसमें हीट करंट कितना लिखोगे? के इंटू डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 36 इंटू ए बटे टी। के पे सब कैंसिल। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 2 डेल्टा टी बराबर 36। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ये कुछ ज्यादा आसान नहीं था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या 38 में डाउट है? बेटा क्लास नोट्स में कराया, देखो हो सकता है तुम्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आई हो। ठीक है, वो पहले क्या कहना चाह रहा है? इंडिपेंडेंटली कनेक्ट किया है। पहले कनेक्ट इस तरीके से किया है ना, और बाद में कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में। तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर, इसका आर था, तो इसमें आर इक्विवेलेंट कितना था?
R/2 और इसमें R इक्विवेलेंट कितना था 2R। क्या बात समझ आ रही है? हमसे पूछा गया है लेट Q1 एंड Q2 बी द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, एक सेकंड में जो आइस मेल्ट हो रही है। एक बात बताना, यहाँ पर रेजिस्टेंस R/2 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस 2R। जहां रेजिस्टेंस कम होगा क्या वहां पर रेट ऑफ मेल्टिंग ज्यादा होगी? तो ये रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज्यादा है? 4 गुना। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस पहले वाले केस में दूसरे वाले केस के कंपैरिजन में क्या 4 गुना ज्यादा होगी? थ्योरेटिकल सवाल है भाई, कितने लोग से हो गया था ये? हो गया, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 39। 39 हो गया? कैसे किया भाई? बिल्कुल भाई, देखो उधर का 0 है, नीचे का 100 है, तो बीच का कितना होगा 50। इधर 30 है, इधर 60 है, तो इधर का कितना होगा 45। हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, इसलिए हीट कहां से कहां जाएगी? P से Q। क्या क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 41 में डाउट आ गया तुमको? क्लास में बताया भाई, पढ़ लो यार, नोट्स पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, कष्ट कर लिया करो। सेम क्वेश्चन क्लास में नहीं कराया क्या? हम के ऐड कर देंगे क्या सभी के? क्या K1 प्लस K2 प्लस K3 कर देंगे? 42 देखिए ध्यान से, 42 सवाल को समझिए। वो ये कह रहा है कि जो स्लैब बना है वो उसको मैंने अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया, तो किस केस में उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो कम ज्यादा आएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, मान लो अगर मैं ऐसा सवाल देता आपको, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये R3, और इस सर्किट से करंट जा रहा है I। कितना जा रहा है? I। अगली बार अपन ने क्या किया, R2 को इधर लगा दिया, R1 को इधर लगा दिया, R3 को इधर लगा दिया। अगली बार क्या किया, R2 को इधर लगा दिया, R3 को इधर लगा दिया, R1 को इधर लगा दिया। ठीक है, मुझे बस ये बता देना, अगर पहले वाले केस में अगर करंट आई जा रहा है तो दूसरे वाले केस में कितना जाए? आई जाएगा। क्यों भाई? अभी तो R1 यहाँ पे था, सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट तो वैसे भी R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि R1 पहले आएगा या बाद में आएगा। क्या मानते हो? अच्छा, तो इस वाले में बताना करंट कितना जाएगा? क्या इधर भी आई और इधर भी आई? क्या तीनों केस में करंट सेम जाएगा? ओके। अब मैं आपसे पूछूं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होता है IR। क्या होता है? IR। तो इस केस में क्या लिखेंगे? I इंटू R1। इस केस में क्या लिखेंगे? और इस केस में क्या लिखेंगे? क्या तीनों केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? चलो सवाल पढ़ो। चलो, उसमें उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो स्लैब वन है उसको पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, फिर बीच में रखा, फिर राइट हैंड साइड में रखा। तो ये पूछा जा रहा है कि किस केस में स्लैब वन के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वैल्यू अलग आएगी या उनका ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, आप कैसे भी रख लो, स्लैब वन को आप कैसे भी रखो, उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है क्या उसकी वैल्यू हर केस में सेम आएगी, अलग अलग आएगी? सेम आएगी। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया था? ओके, वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्या हो गया भाई? ठीक है, इधर आ जाइए। हाँ, चलिए नेक्स्ट शीट में आ जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज एस में, S1। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझने की कोशिश करें। यहां पर यहां पर एक हीटर लगा हुआ है और ये हीटर सप्लाई कर रहा है हीट 1 किलोवाट।
मतलब 1 किलोवाट का मतलब 1 सेकंड में कितनी 1000 जूल पर सेकंड। टोटल सरफेस एरिया हमें 5 दिया हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 25। आपसे ये बोला गया कि स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर क्या होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अब कोई भी एलिमेंट हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सबने अपना पेट भर लिया है, जितना हीट प्रोड्यूस होगा क्या उतना हीट बाहर जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हीटर मेरा सोर्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है सोर्स। 1 सेकंड में हीटर कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है 1000 जूल पर सेकंड। बेसिकली ये मुझे dq बाई dt की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है dq बाई dt की, मानते हो। ठीक है, अभी स्टेडी स्टेट आने के बाद हीटर जो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है क्या उसका कोई फ्रैक्शन ये वॉल एब्जॉर्ब करेगी क्या, नहीं करेगी। मान लो अंदर का टेम्परेचर T था, क्या था T। अगर मैं आपसे dq बाई dt की वैल्यू पूछना चाहूं इसके थ्रू, क्या आप लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे T माइनस 25 टेम्परेचर K इंटू ए इज द टोटल सरफेस एरिया अपॉन लेंथ, जिस लेंथ को ये क्रॉस कर रहा है। लेंथ तो ये थिकनेस है ना भाई, थिकनेस आई थिंक दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -3। के का हाँ सेंटीमीटर है, सॉरी -2। के का वैल्यू आई थिंक दिया हुआ है 0.2। एरिया भी दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर। क्या खत्म हो गया भाई, बस यही था। क्वेश्चन नंबर 19 किसी को डाउट करके आए हो। 2020 20 भी हो गया। 21 होना चाहिए भाई, ऐसा कुछ सवाल नहीं है वो, है ना, क्लास नोट्स में कराया गया। चलो फिर भी बता देता हूँ जिन लोगों से नहीं हुआ। पहले उन्होंने इसके और इसके बीच में कनेक्ट किया है। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ हीट फ्लो की वैल्यू ओमेगा है, कितनी है ओमेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है अगर इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका आर, इसका आर, समझदार लोग हो, हवाई हवा में करेंगे, सीधे हवाई फायर होना चाहिए। ठीक है, क्या आर और आर 2R, आर और आर 2R 2R आर, क्या पैरेलल है भाई। तो मैं बोल सकता हूं जो हीट फ्लो उन्होंने ओमेगा बोला है उस ओमेगा की वैल्यू होगी T1 माइनस T2 अपॉन, क्या ये क्लियर है पहले वाले केस में। ऐसे ऐसा सवाल हमने कल किया था, हमने तो हेक्सागन देखा था, ये तो 4 ही है, लेकिन अब उन्होंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको T1 से और इसको T2 से। हो सकता है अंग्रेजी समझ में ना आई हो, है ना। मान लो इसमें ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 है, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही रहेगा T1 माइनस T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर 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 किस में है, क्या सीरीज में है। अगर सीरीज में तो क्या है 3R हो गया, क्या 3R आर के साथ पैरेलल में है। अगर 3R आर के साथ पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो, कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है 3R/4। जे वाई वैल्यू, जे वाई क्या ले लो, क्या जे वाई वैल्यू तुम्हें ओमेगा दी हुई है, क्या आंसर आपका 4 ओमेगा बाई 3 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया पक्का। ये वही क्वेश्चन है जिसकी चर्चा कल हो रही थी, याद है भाई। ठीक है, आगे बढ़िए, जेई मेंस पे आ जाइए। यस, जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और भाई छोटू बाय तो करके जा, ऐसे कौन करता है यार, मतलब घुसने मत देना इसको। अब सीआर का है, सीआर नहीं आया।
अबे ये क्या चक्कर है, जिसको सियार बना दो वही गायब हो जाता है। अब चेंज किया जाए फिर से यार। कोई ऐसा कोई मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को कि इस पूरे बैच में कोई भी एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं निकला जो इस पे पूरे भरोसा करके जिम्मेदारी दी जा सके। जिसको सीआर बना दिया जाए वही गायब हो जाता है। सब सब्जी को बनाने का कोई स्कोप नहीं है, पता चले सब लोग सब्जी बेचते पाए गए। ठीक है, अब मैं खुद डिसाइड करूंगा। चुप हो जाओ अब तुम लोग। तुम्हारी बात मानी थी उस दिन, गायब हो गया भाई। क्या मतलब है यार, इसको बना देंगे ये भी गायब होने लग जाएगा। है वापस से इसी को बना दे क्या? कितने लोग सपोर्ट में हैं? कोई नहीं है। क्या बंसल साहब, कितने लोग हैं भाई बंसल साहब के सपोर्ट में? कोई नहीं है यार। तुम्हें तो एक भी वोट नहीं मिला वे, तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। भाई सबसे दावेदार कौन है इस समय? हाँ, चलो अब मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि तुम्हारा भरोसा करने से कोई मतलब नहीं है। गायब हो गए बताओ। हाँ भाई, जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा डाउट है। क्या आ रहा है आंसर? है सी आ रहा है। हाँ ये, अरे वो ठीक है, सी आ रहा है ना, तो डाउट क्या है फिर? तुम्हारा आंसर ए आ रहा है। मुंह बंद रखो। तुम्हारा आंसर क्या है और दिया क्या है? तो ए सही है, बस अभी प्रूफ करो। नहीं अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, इतने पोर्शन को कंसिडर कर लो, आधे को। इस पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, है ना, ऐसे, या फिर मतलब कंप्रेसिव होगा, तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये घुमा हुआ है तो ये घूमी हुई चीजें ज्यादा हमें पसंद नहीं है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। क्या कर लो, इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। यहाँ से भी फोर्स एफ, यहाँ से भी फोर्स एफ। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रेस कितना डेवलप होगा इसके अंदर, क्या लिखेंगे? एफ अपॉन ए लिखेंगे, हाँ या ना? बराबर स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना लिखेंगे? एल अल्फा डेल्टा टी बटे डेल्टा टी, सॉरी एल। क्या ये सही लिखा है? हाँ या ना? पक्का? तो अब ध्यान से देखना, एल से एल कैंसिल, यहाँ पे एक और आएगा वाई, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? ए अल्फा डेल्टा टी इंटू वाई। लेकिन हमें एफ थोड़ी निकालना है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ या 2F? ये वाला व्हील, इस वाले व्हील पे फोर्स एफ लगा रहा है, 2F लगा रहा है, 2F लगा रहा है, तो ये आंसर होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा। लोग कहते हैं जे आंसर होगा, गलत दिया हुआ है। सही दिया है गलत दिया है? सही दिया। ये कैसे लिखा, कितने लोगों को समझ में आया? क्या स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन इंटू वाई किया है? पूरे इलास्टिसिटी में एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला तुम्हें याद है, मैंने सुना है सही सोचा है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 हो गया। अभी प्रेशर का मतलब स्ट्रेस है, प्रेशर का मतलब क्या है? स्ट्रेस। एफ बाई ए क्या यहीं से आ जाता है? अल्फा डेल्टा टी इंटू वाई, क्या यही आंसर है क्या? ओके बहुत बढ़िया। 7 के बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9, 9 डाउट है, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? पहले इस तरीके से कोई पार्टिकल हैंग कर रहा था, और मान लो इसकी लेंथ एल थी। अगर इस केस में मैं आपसे टाइम पीरियड पूछूं, इस टाइम पीरियड को उन्होंने टी बोला है,
तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक मास हैंग कर दिया, वो कह रहे हैं टाइम पीरियड चेंज हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मास हैंग करने से टाइम पीरियड कैसे चेंज हो जाएगा? लेंथ चेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यही समझना जरूरी है। एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप एक मास हैंग कर देते हैं, मान लीजिए एम, तो अब ये लेंथ एल नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। तो जब नया वाला टाइम पीरियड आएगा, नया वाला टाइम पीरियड वो आएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस डेल्टा एल बाई जी। हाँ या ना? सही लिख रहा हूं? अगर डेल्टा एल कोई बता दे तो टीएम आ जाएगा। डेल्टा एल निकालना बहुत आसान है। इस एम के हैंग करने से कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगा? जो एडिशनल फोर्स लगा है, क्या उसी की वजह से तो चेंज आया है? एडिशनल फोर्स कितना? एम जी। एम जी की वजह से स्ट्रेस कितना? ए बराबर स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना? क्या इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दें? सही चल रहा है क्या मामला? यहां से क्या हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल पाएंगे? कितनी आ रही है? एम जी एल अपॉन ए वाई। इस डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एल प्लस एम जी एल बटे ए वाई अपॉन जी। इसके आगे मैं भी सॉल्व करना नहीं जानता, तुम जानते हो तो सॉल्व कर लेना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, डिवाइड मार देना। क्यों सर, ये कैसे पता चला? आंसर्स को देख करके, क्योंकि वहां पे टीएम बाई टी आ रहा है। अरे है या नहीं है? तो मुझे टीएम बाई टी की फॉर्म बनानी है, तो टीएम बाई टी की फॉर्म तो तभी बन पाएगी, वो भी उसका स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कर लो, दोनों का क्या कर लो? स्क्वायर, और डिवाइड मार दो, क्या आंसर आ जाता है भाई? बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 10। 10th में कैसे डाउट आ सकता है? ये नहीं बताया जाएगा, क्या मतलब है? ये तो बताया था तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें डाउट क्या? तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर? 81 आ रहा है, और आंसर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है क्या भाई? बताओ भाई, ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है। किसका सवाल है? यूनिट एंड डायमेंशन का। The linear dimensions increases by a factor of 9 assuming that his density remains same. उसने अपनी डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए चर्चा करी है। डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी होती है मास इनटू वॉल्यूम। क्या लिख रहा हूं? सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है? कांस्टेंट है। एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर इसको कांस्टेंट रखना है, मास भी बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं आई बात समझ? तो बस खत्म हो गया। अब क्या है, यहाँ पे हमें लगता है मास कांस्टेंट रहेगा, हमें स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? स्ट्रेस। लेग में स्ट्रेस होगा फोर्स। फोर्स कितना लग रहा होगा लेग पे? एम जी के बराबर। किसके बराबर? एम जी के बराबर, अपॉन एरिया। अपॉन एरिया। तो देखना ध्यान से, एम जी अपॉन एरिया। अरे समझ आ रहा है? अब देखना, ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है ना, हमें एम बाई वी की वैल्यू को कांस्टेंट करना है। किसकी वैल्यू को? एम बाई वी। तो हमें नीचे वॉल्यूम चाहिए। हमें नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या एल से मल्टीप्लाई कर ले? एल से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, एल से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई जैसे ही किया, मास अपॉन वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट आ गया? बचा क्या? सिर्फ एल। तो जितना एल में डायमेंशन में चेंज आएगा, क्या आंसर उतना ही आना चाहिए? तो बताना 9। तो 9 ही दिया हुआ है क्या? यही है बस। ये कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो ऐसे ही बोल दिया उसने, इतने डायमेंशन इतने टाइम्स बढ़ गए, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो लोगों से गलती क्या हो जाती है मैं बता देता हूँ, ठीक है? मुझसे भी ये गलती हो गई थी पहली बार में, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। ठीक है, जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मास तो कभी चेंज होता नहीं है, मेरे दिमाग में ये है, मास चेंज होता नहीं है। लेंथ बढ़ाया, लेंथ को 9 टाइम्स किया, तो एरिया 81 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया एल स्क्वायर होता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी में चले तो एल स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए 1/81। क्या होना चाहिए? 1/81। टिक मार दिया, चेक किया, अरे तेरी 9 आ रहा है। फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ा, तो उन्होंने मास को कांस्टेंट नहीं बोला है, उन्होंने किसको बोला है? डेंसिटी। मतलब वो मास को चेंज कर सकते हैं, वो आपको समझ भी आ रहा है। अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास को बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा?
ये गलती हो जाती है, ठीक है, इसलिए पूछ रहा था आंसर। वही चीज मैंने भी वही किया, वही है, सोचने का बस तरीका है अपना अपना। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए उसको 1/9 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 सवाल आपके शीट में पहले भी आया, O1 अगर सॉल्व करियो। क्वेश्चन नंबर 14, कितनी बार पूछोगे? O1 में आया था, बताया नहीं था मैंने, फ्रैक्शनल चेंज निकालना नहीं सिखाया था। O1 का सेम सवाल है ना भाई, वो dr डेल्टा आर है या नहीं है? होना चाहिए भाई, सॉरी नहीं बता पाऊंगा। अभी इतना ही, मिलते हैं 10 मिनट में। चलें भाई, आते हैं फिर। क्या पार्टी? चलो भाई, मिलेगी मिलेगी अगली क्लास में। क्लास लेंगे ना वापस अभी, क्लास लेंगे, क्लास अभी क्लास लेंगे छुट्टी के बाद पूछना।
हाँ क्लास चली रही है तब से?